तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? ओके, आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हीट एंड थर्मल एक्सपेंशन। एक्चुअली में थर्मोडायनेमिक्स भी इसी में आ जाता है, तो ये एक बड़ा चैप्टर है। और अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो आपको एक छोटा सा मैं आइडिया दूं कि ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस पर पेपर इनमें से मिले आपको। यस, ठीक है। तो अब इसको मैं 2 पार्ट्स में आपके लिए ब्रेक कर रहा हूं। एक पार्ट में हम कवर करेंगे थर्मल एक्सपेंशन और कंडक्शन और रेडिएशन वाली जो चीजें थी, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हम केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स पे जाएंगे। तो 2 पार्ट में हमने इसे ब्रेक कर लिया है। और आज जो हम करेंगे वो थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट कंडक्शन कन्वेक्शन। कन्वेक्शन तो नहीं है, रेडिएशन, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। हाँ, कन्वेक्शन पे कोई कॉमन सेंस का क्वेश्चन मिल जाए तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके कोर्स में नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। 7th 8th में पढ़ा होता आपने, ठीक। तो शुरुआत करते हैं थर्मल एक्सपेंशन एंड हीट ट्रांसफर। फाइन। तो भाई पहला क्वेश्चन या पहला जो माइंड में एक पॉइंट आता है वो ये आता है कि भाई ये जो हीट है वो है क्या? व्हाट इज हीट? ओके, सो हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट। हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, हीट इज द एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, हाँ जी, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसी को आप हीट कहते हैं। फाइन। तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो जूल में होगी, बट प्लीज ध्यान रखिएगा यहां पर एक यूनिट और बहुत यूज में आएगी एंड दैट इज कैलोरी। सो 1 कैलोरी इज 4.2 जूल अप्रोक्सीमेशन में अगर आप ले लेंगे इसको, ये खूब आपका यूज में आने वाला है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। फाइन, ओके। फिर एक टर्म आएगा टेम्परेचर। हाँ, इस पे बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन या आप कह सकते हैं 6th 7th वाले क्वेश्चन मिलते हैं बेटा, ठीक है। टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और आपको पता है इसकी जो यूनिट है एसआई यूनिट वो केल्विन है, ठीक है, केल्विन। लेकिन एक यूनिट यहां पे और बहुत ज्यादा यूज में आएगी, डिग्री सी। बिल्कुल सही। अब यहीं पर एक चीज और समझ लें, हमने टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में भी कई बार आता है, क्लास 7th में शायद पहली बार हम लोगों ने पढ़ा था। तो टी केल्विन स्केल पे अगर आप बात करें तो ये आपका हो जाता है टी सेल्सियस स्केल प्लस 273। जनरली आप लिखते हैं बट एग्जैक्ट है 273.15। क्वेश्चन आपके 273 ऐड करके सारे हो जाएंगे। ऐसे ही टी एफ है फ़ारेनहाइट स्केल में, दैट इज 32 प्लस टीसी इंटू 9/5 होता था। चेक कर लो यार। हाँ, यहां पे एक चीज का ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री सी इज इक्वल टू 32 फ़ारेनहाइट एंड 100 डिग्री सी बॉइलिंग वाटर दैट इज 212 फ़ारेनहाइट। और इसको आप डिवाइड करते हैं 180 पार्ट्स में, ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल पे। तो एक इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। एक और चीज पे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप केल्विन स्केल पे लेंगे या आप सेल्सियस स्केल पे लेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस आपका बिल्कुल सेम आएगा, क्लियर है। लेकिन अगर आप फ़ारेनहाइट स्केल पे लेंगे तो ये आपका 5/9 टाइम्स टी फ़ारेनहाइट हो जाता है। ये आपका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस पे हो सकता है आपको स्ट्रेट क्वेश्चन मिल जाए, जो इक्वेशन थी उसी को मैंने सॉल्व कर लिया। फाइन। हाँ, ये देखिए ना, यहां पे इक्वेशन थी आपकी ये वाली। इस इक्वेशन से टी एफ एक टेम्परेचर माइनस दूसरा टेम्परेचर करके आप निकालेंगे
तो आपका ये आ जाएगा डेल्टा टी सी इज इक्वल टू 5/9 डेल्टा टी एफ। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने टेम्परेचर केल्विन में ले रखा है और 30 केल्विन का डिफरेंस आया दो टेम्परेचर के बीच में, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री सी। ये डिफरेंस सेल्सियस में भी सेम होगा, लेकिन जब आप फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा। क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए। बहुत पुरानी चीजें हैं, बहुत पहले हमने पढ़ी थी, लेकिन होता क्या है, हम कई बार भूल जाते हैं। ठीक, अब बेटा यहां पे एक और चीज आती है और वो है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जनरली जो बेस्ड होता है वो आपकी, हाँ जी, थर्मल प्रॉपर्टीज जो कि लीनियरली वेरी करती है। थर्मल प्रॉपर्टीज विच वेरीज लीनियरली। जनरली इस पे आप, हाँ जी, थर्मोमीटर बनाते हैं और यहां पर सपोज आपके पास कोई प्रॉपर्टी है एक्स, एक्स इज योर प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। ठीक, हाँ, आप फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं इसे, लेंथ हो सकती है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, जो लीनियरली वेरी कर रहा है। तो एक फॉर्मूला जिस पे आपको स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलेंगे, टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस एक्स 100 डिवाइडेड बाय एक्स टी माइनस एक्स 0 इंटू 100 डिग्री सी। ये आपका फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो कई क्वेश्चन हो सकता है इसी फॉर्मूले से आपके सॉल्व हो जाए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्लियर है? हाँ, जैसे आप कहें यहां पे समझ लीजिए एक्स टी क्या है, टी डिग्री सी पे प्रॉपर्टी या लेंथ जो भी आप कहें। ठीक है, एक्स 0 क्या है, 0 डिग्री सी पे प्रॉपर्टी की वैल्यू, और एक्स 100 क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब ये 0 और 100 ये है आपका फ्रीजिंग पॉइंट और ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। किसका? वाटर का। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे स्ट्रेट क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। बिल्कुल इन्हें नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। यहां पर बेटा जो हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी हमारी लेंथ हो सकती है, लेंथ ऑफ एनी बॉडी, मतलब मेटालिक स्केल ले लीजिए, टी टेम्परेचर पे या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ उसकी लेंथ है, एल नॉट आपने कहा, 100 डिग्री पे उसकी एल 100 है। ठीक है, और टी टेम्परेचर पे वो एल टी है। तो आप डायरेक्टली यहां पे आपका इस तरह से ये कैलकुलेशन हो जाएगा, या ये आपकी वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ओके, लेंथ ऑफ स्केल ले लीजिए, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ले लीजिए। ठीक है, थर्ड है वॉल्यूम ऑफ गैस। हाँ, यहां पे ध्यान रखिएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, या आप ले सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, ओ सॉरी, प्रेशर ऑफ गैस कर लीजिए। हाँ, नेक्स्ट कर लीजिए प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये समझ में आया? हाँ जी, ये जरा सी समझिए बेटा। एक्चुअली आपकी एक इक्वेशन थी ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्लियर? अब अगर आपने v को कांस्टेंट ले लिया तो p प्रोपोर्शनल टू t हो गया, लीनियर रिलेशनशिप आ गई। और अगर आपने p को कांस्टेंट ले लिया तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आ गया, तो ये भी लीनियर रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इनमें से कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या एक और प्रॉपर्टी है दैट इज रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। हाँ, तो यहां पे आपका फॉर्मूला मैं आपको रेजिस्टेंस के टर्म्स में दिखा दूं बेटा, T इज इक्वल टू आर टी माइनस आर 100 डिवाइडेड बाय आर टी माइनस आर नॉट इंटू 100।
तो ये आप टेम्परेचर डायरेक्टली निकाल सकते हैं अगर आपको ये पता है, R0, R100 और RT। क्लियर? अब बेटा बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन की। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ जब भी कोई लेंथ में, एरिया में या वॉल्यूम में चेंज आता है या एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंड करती हैं चीजें, दैट इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। फाइन। तो ये तीन तरह का होगा आपका। एक आपने पढ़ा था लीनियर, दूसरा आपने पढ़ा था एरियल या एरिया, और थर्ड आपने पढ़ा था वॉल्यूम। फाइन। हाँ, मैं यहां पे एक्सपेंशन लिख दे रहा हूं। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या है अगर हम इसे समझें, मान लीजिए किसी टेम्परेचर T पर मेरे पास एक लेंथ मुझे गिवन है, दैट इज L, और मैं टेम्परेचर को रेस कर दे रहा हूं डेल्टा T अमाउंट से, तो मेरी लेंथ इंक्रीज हो गई। फाइन। तो इसी को हम कहेंगे लीनियर एक्सपेंशन। ये आप सबको पता है। बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास कोई प्लेट है, ये प्लेट का एरिया दिया हुआ है T टेम्परेचर पर, और मैंने टेम्परेचर रेस कर दिया तो इस प्लेट की डायमेंशंस इंक्रीज कर गई। ये मेरा हो गया एरिया एक्सपेंशन। और बिल्कुल इसी तरह से मेरे पास कोई बॉडी है, जरूरी नहीं कि ये क्यूब या क्यूबॉइड हो, कोई भी रैंडम बॉडी हो सकती है, 3D बॉडी हो सकती है। फाइन। और मैंने इसके टेम्परेचर को रेस कर दिया तो मेरे वॉल्यूम में एक्सपेंशन आ गया। फाइन। अब देखिए यहां पर एक टर्म आता है, जैसे अगर मैं कहूं डेल्टा L, दैट इज चेंज इन लेंथ, that is equal to original length into alpha into delta T, where alpha is, हाँ जी, thermal coefficient of linear expansion। फाइन। यहां से अगर आप देखेंगे तो अल्फा जो है आपका वो सीधे सीधे हो गया डेल्टा L बाय L नॉट डेल्टा T, या इसको मैथमेटिकल वे में लिखने का तरीका अल्फा इज इक्वल टू 1/L dL/dt। फाइन। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अल्फा इज वेरी स्मॉल फॉर मेटल्स जनरली जो हम डील करेंगे। ठीक है, और ये हमारा होगा जनरली 10⁻⁻⁴ टू 10⁻⁻⁵ ऑर्डर का। तो जब ये इतना छोटा है, ठीक, तो यहां पे देखिए एक फॉर्मूला हमारा बनेगा, L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ये हमारा फॉर्मूला जनरली बनता है। L क्या है? फाइनल लेंथ। L नॉट क्या है? ओरिजिनल लेंथ। 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। मैंने ऐड कर दिया लेंथ L इज इक्वल टू L नॉट प्लस डेल्टा L, ये मेरे पास आ रहा है। क्लियर है? तो यहां पर जब भी आप इसे यूज करें तो ध्यान रखिएगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन आप सबने पढ़ा होगा। बाइनोमियल एक्सपेंशन का अप्रोक्सीमेशन यहां पे यूज में आएगा। तो थर्मल एक्सपेंशन जाना ही इसीलिए जाता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करके आप किस तरह चीजों को इजी कर लेते हैं। फाइन। ओके, बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं एरियल एक्सपेंशन की बात करूं तो उसे हम कहते हैं बीटा, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। बीटा इज 1/A dA/dt। ठीक है, ये एरिया के लिए हो गया बेटा। और आपका फॉर्मूला बनता है एरिया इज इक्वल टू ओरिजिनल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा T। ये किसी टेम्परेचर T पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से गामा, गामा इज 1/V dV/dt। ये आपका वॉल्यूम के लिए है और इसका नाम क्या हो जाएगा? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्लियर है? यहां से आपकी इक्वेशन आ जाती है V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा T। V नॉट मीन्स ओरिजिनल है, जीरो पे नहीं है। अगर जीरो पे लेंगे तो ये डेल्टा T हो जाएगा। ओके, अब दो टर्म यूज होंगे। एक आपने पढ़ा होगा आइसोट्रोपिक, केमिस्ट्री में भी शायद ये पढ़ा हो आपने। ठीक है ना,
फिजिक्स में तो आया ही था। तो आइसोट्रोपिक सॉलिड, जब आप इसकी बात करते हैं तो यहां पे देखिएगा आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए आपका गामा जो है वो हो जाता है 3 अल्फा और बीटा आपका हो जाता है 2 अल्फा, ठीक है। बट जब आप बात करते हैं नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड की, तो ध्यान रखिएगा बेटा, गामा जो आपका होता है वो हो जाता है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। बिकॉज नॉन आइसोट्रोपिक सॉलिड क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस में चेंज होती हैं, डिफरेंट होती है। क्लियर? हाँ, एक्स एक्सेस में कुछ अलग ढंग से बिहेवियर होगा, वाई एक्सेस में इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सेम हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे बीटा, तो बीटा तीन तरह से आएगा आपका। अगर आप बात करेंगे बीटा एक्स वाई डायरेक्शन की, क्योंकि एरिया तीन जगह होगा, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। इसी तरह से बीटा वाई जेड आपका हो जाएगा बीटा वाई प्लस बीटा जेड। और इसी तरह से बीटा, समझ रहे हैं आप, ये बीटा तीसरा कौन सा बना, एक्स जेड, तो ये आपका एक मिनट यहां अल्फा आएगा, हाँ, ये अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, क्लियर है। और ये आपका हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा जेड। जरा समझना बेटा इसको। मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस इधर आ गई, ठीक। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वाला एरिया किस तरह से वेरी करेगा, इसका थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन क्या होगा, तो यहां पर मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है इसलिए मैं ये लगाऊंगा, वेयर अल्फा इज लीनियर, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब अगर दोनों सेम होंगे, किसके लिए, आइसोट्रोपिक के लिए, तो बीटा जो है वो आपका 2 अल्फा हो जाएगा और गामा आपका 3 अल्फा हो जाएगा। तो इस पे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब बेटा जो आपको थर्मल एक्सपेंशन में क्वेश्चन मिलेंगे वो किस तरह के होंगे, 9 टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। पहला जो मिलता है वो आपको मैं दिखा दूं। मान लीजिए आपको कोई प्लेट दी होगी, ठीक है, हाँ, एक रेक्टेंगुलर प्लेट मैंने दे दी, और इस प्लेट में मैंने एक बड़ा होल कर दिया है, एक छोटा होल कर दिया है, और इसकी मैं डायमेंशंस आपको दे दे रहा हूं। ए बाय बी की मेरी प्लेट थी, ये रेडियस मेरा सी था और ये रेडियस मेरा डी था, ठीक है। ये मैंने होल किए हुए हैं बेटा। तो अब जो मेरे पास रिमेनिंग बचा हुआ है वो ये है, हाँ जी, कुछ इस तरह की सिचुएशन मैंने आपको दिखाई। ये मेरे पास एक, वेरी गुड, बना लीजिए इसको जल्दी से, हाँ, ये मैंने होल कर दिया, ठीक है। ये लेट से एट टेम्परेचर टी था। अब मैंने क्या किया, इस टेम्परेचर को रेस कर दिया बाय एन अमाउंट ऑफ डेल्टा टी, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। आपको मुझे बताना है ए बी सी डी में कौन इंक्रीज करेगा और कौन डिक्रीज करेगा। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, हाँ, अभी भी कॉमन ही है। तो ए बी सी डी में कौन इंक्रीज करेगा कौन डिक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो ये बेटा हमें पता है कि देखिए यहां पे ना हमारे पास इस तरह से एटम्स होंगे, और जब हमारा टेम्परेचर रेज होता है तो इनके बीच का गैप इंक्रीज होता है। तो जब इनके बीच का गैप इंक्रीज होगा तो ये इधर की ओर आएंगे, तभी तो इंक्रीज हो पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ऑल इंक्रीजेज, ये हमारा आंसर हो जाता है। तो इसके लिए एक चीज आपको याद रखनी है, all dimensions increase with increase in temperature,
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक होल छोटा हो जाएगा और दूसरा होल बड़ा होगा। जब आप टेम्परेचर रेज करेंगे तो हर होल और हर डायमेंशन इंक्रीज कर रही होगी। रेडियस है वो भी इंक्रीज कर रहा होगा, डायामीटर है वो भी इंक्रीज कर रहा होगा, सरकमफ्रेंस लेंगे वो भी इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है, और रिलेशनशिप क्या होगी? लीनियर। क्लियर? हाँ, एरियल वाली मतलब एरियल में भी लीनियर आ जाएगा, बट फिर वो बीटा लेना पड़ेगा। वेरी गुड। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन जो आपको मिलता है वो मिलता है वेरिएशन इन डेंसिटी का। वेरिएशन इन डेंसिटी, ठीक, जनरली ये लिक्विड के टर्म्स में हो सकता है, बट आप जो है सॉलिड के लिए भी आ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको पता है बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए कि टेम्परेचर जब आप रेस करेंगे, मान लीजिए ये मैंने टेम्परेचर आपको दे दिया, मैंने कहा रो नॉट इज इक्वल टू एम बाय वी नॉट। ठीक है, ये मेरा टेम्परेचर टी पे दिया हुआ है, मुझे वैल्यू ओरिजिनल वैल्यूज हैं। अब मैंने टेम्परेचर को रेस कर दिया टी प्लस डेल्टा टी। फाइन। तो अब जो मेरा नया डेंसिटी आएगी, देखिए मास में कोई चीज नहीं होगा, बिकॉज मास कभी वॉल्यूम पे डिपेंड, मास कभी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाएगा। तो वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे? वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये समझ में आया? तो बिल्कुल आप यहां पे लिख सकते हैं रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये बेटा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए डेंसिटी के लिए। यहां से आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मेरी डेंसिटी डिक्रीज करेगी। ये नॉर्मल कंडीशंस की बात है, मैक्सिमम केसेस में यही होता है। द ओनली एक्सेप्शन इज, हाँ जी, वाटर था, वो भी कहां पर? 0 to 4 डिग्री सी पर। यहां पे एनोमलस बिहेवियर था इसका। फाइन। क्यों था? यहां पर क्या होता है, बिटवीन 0 डिग्री टू 4 डिग्री सी डेंसिटी ऑफ वाटर increases with increase in temperature. फाइन। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये 0 से 4 डिग्री तक डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीज करती है टेम्परेचर में इंक्रीज करने के साथ। ओके, अब यहां पर अगर कई बार इसको इजीली सॉल्व करने के लिए ना, देखिए ये हो जाता है रो टी इज इक्वल टू रो नॉट, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर -1। और जो मैं आपसे कह रहा था बाइनोमियल एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेशन, वो आपका आ जाता है 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा डेल्टा टी आपका 100 डिग्री ऑर्डर में होना चाहिए या 10 टू द पावर 2 ऑर्डर होना चाहिए। हाँ, 1000 10,000 कर दोगे तो फिर नहीं होगा। 10 टू द पावर 2 ऑर्डर लिख लीजिएगा टेम्परेचर चेंज का। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज आपको ये नहीं कि आप 20,000 30,000 टेम्परेचर जो है चेंज कर दे रहे हैं, या 10 टू द पावर 4 ऑर्डर का टेम्परेचर चेंज कर दे रहे हैं। थोड़ा बहुत चेंज कीजिए 100 200 तक, वहां पे ये चीज वैलिड है। इज इट क्लियर? तो एक क्वेश्चन आपको ये मिलेगा डेंसिटी पे। इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको मिलता है, वो होता है बेटा थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फाइन। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था, डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, या एल नॉट कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, अब आपको पता है स्ट्रेन जो होता है वो डेल्टा एल बाय एल होता है, अल्फा डेल्टा टी। प्लीज ध्यान रखिएगा यहां पर आपका चेंज क्यों आ रहा है? ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। क्लियर? इसलिए आप इसे कहते हैं थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन याद रखेंगे डेल्टा एल बाय एल, इसे आप कह देते हैं एप्सिलॉन। फाइन। हाँ जी, यहां पे यंग्स मॉडुलस अगर आपको याद हो तो वो था स्ट्रेस बाय स्ट्रेन।
यहां से अगर आप स्ट्रेस देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा y इंटू स्ट्रेन, और ये आपका आ जाएगा y अल्फा डेल्टा t। तो स्ट्रेस जो है आपका, एक फॉर्मूला तो आपका ये बना बेटा, दूसरा स्ट्रेस का फॉर्मूला बना दैट इज यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। और कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोर्स कितना लग रहा है, तो फोर्स आपका हो जाएगा y a अल्फा डेल्टा टी। क्यों होगा जरा बता देता हूं, बिकॉज आपको पता है सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाय ए। क्लियर? इस पे कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको यहां पे वॉल दी होगी और लिखा होगा ये वॉल रिजिड वॉल है, ठीक है, रिजिड वॉल है। इस रिजिड वॉल पे आपको एक रॉड यहां पे लटकाई हुई होगी, जस्ट एल लेंथ की है, और ये भी एल लेंथ आपको दी हुई, फाइन। और कहा जाएगा आपका टेम्परेचर डेल्टा टी अमाउंट से रेज कर दिया गया, मतलब 25 डिग्री दिया हुआ है 35 कर दिया, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्लियर है? तो यहां पे वो कहेगा कि भाई यहां से वॉल से फोर्स क्या लगेगा अगर डेल्टा टी टेम्परेचर रेज कर दिया। हाँ, पहले ये एग्जैक्टली फिट थी, दोनों की लेंथ बराबर थी, बट अब जब ये टेम्परेचर रेज करेंगे तो उसकी लेंथ में इंक्रीज आएगा। इंक्रीज ये हो नहीं सकती क्योंकि आपकी वॉल रिजिड वॉल है, तो यहां पे फोर्स का सीधा सीधा फॉर्मूला ये आएगा, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो ये थर्ड टाइप आपको मिलेगा। देन वी हैव फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन, और ये आता है सिंपल पेंडुलम वाले क्वेश्चन। सिंपल पेंडुलम, आपको याद होगा टाइम पीरियड हमारा था 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब सपोज उसने कहा कि आपके पास जो ये लेंथ है ना, स्ट्रिंग जो दिया हुआ है, ये आपका मेटालिक है, तो इसका मतलब ये लेंथ टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही होगी। क्लियर? तो इस पे देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैंने आपसे कहा कि प्लीज ध्यान रखिएगा ये टी जो है ये मेरा टाइम पीरियड है, हाँ ये जरा सी गड़बड़ हो जाती है टेम्परेचर और टाइम पीरियड जब दोनों साथ में आते हैं, ठीक है। तो अब हम टेम्परेचर के लिए यूज करेंगे थीटा टर्म, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, टी एट थीटा इज 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, फाइन। और अब हम कहेंगे टी एट थीटा प्लस डेल्टा थीटा, यानी मैंने टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से इंक्रीज कर दिया है, तो मैं ये क्या लिखूंगा, 2 पाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेंथ पे फर्क पड़ेगा, लेकिन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो भाई ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। इज इट क्लियर? तो दो इक्वेशन हमारे पास आई, तो दो इक्वेशन जो हमारे पास आई, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो मैं कहूंगा डी थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय टी थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए जब ये डिवाइड होगा तो ये आपका जाएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर हाफ। हाँ खुद करके देख लीजिए बेटा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी दोनों जगह है, वेरी गुड। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। प्लीज ध्यान रखिएगा ये मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूं, ठीक है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये मेरे पास आ गया टी थीटा प्लस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू टी थीटा 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ये समझ में आया? तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरा थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टाइम पीरियड है, वो कितना हो गया? थर्मल कोफिशिएंट ऑफ टाइम पीरियड, देखिए टाइम पीरियड के साथ जो रिलेशन है वो मेरा हो गया बेटा हाफ अल्फा। क्लियर? ये याद रखिएगा, अल्फा इज थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या है? टाइम पीरियड के लिए जो कोफिशिएंट आ रहा है वो हाफ ऑफ अल्फा हो जाता है। इज इट क्लियर?
हाँ, यहीं पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन मिलते हैं कि आपकी वॉच जो है, पेंडुलम जिसमें लगा हुआ है, वो स्लो हुई या फास्ट हुई। तो अगर आपका टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो आपकी वॉच, हाँ जी, स्लो होगी फास्ट होगी। घड़ी का टाइम पीरियड बढ़ गया तो आपकी वॉच स्लो हो जाएगी, 1 सेकंड को ज्यादा टाइम में दिखाएगा ना वो। हाँ जी, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपका टाइम पीरियड डिक्रीज करा तो आपकी वॉच फास्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। बिल्कुल इसे नोट कीजिए, इस पे स्ट्रेट क्वेश्चंस मिलते हैं। हाँ जी, तो टोटल 9 टाइप के क्वेश्चंस, अब आएगा तो एक ही ना, 9 के 9 थोड़ी आ जाएंगे, बट होते बड़े सिंपल सिंपल से, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो आता है मेटालिक स्केल मेजरमेंट का क्वेश्चन। ये आपका 5th नंबर आप लिख सकते हैं, मेटालिक स्केल मेजरमेंट। 4 टाइप हमारे हो गए हैं, ठीक है। अब यहां पर एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लें, वो है ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हाँ जी, ट्रू वैल्यू जो है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आपके, जिसको आप मेजर कर रहे हैं, वो डिस्टेंस की है, दैट इज इक्वल टू स्केल रीडिंग 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास हाई टेम्परेचर है, ठीक, तो ट्रू वैल्यू, या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, डेल्टा टी पॉजिटिव, डेल्टा टी ग्रेटर देन 0, मतलब जो भी आपने एक कैलिब्रेशन के लिए एक टेम्परेचर होगा, मान लीजिए 25 डिग्री पे आपने सेट किया हुआ है और आपने टेम्परेचर 30 कर दिया, तो ये हुआ हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर में आपकी जो ट्रू वैल्यू है, ठीक, ट्रू वैल्यू इज मोर देन योर रीडिंग। तो आपकी रीडिंग कम आएगी अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा हो गया। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लो टेम्परेचर की अगर आप बात करेंगे, यानी डेल्टा टी आपका लेस देन 0 आ गया, तो आपकी ट्रू वैल्यू इज लेस देन योर रीडिंग। ठीक है, तो इस पे आपको 5th टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। केवल एक फॉर्मूले से आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, वहां नहीं तो सोचने लग गए तो कई बार बहुत सोचना पड़ जाता है, दिमाग घूमने लगता है बेटा, और वैसे भी आप वहां पे प्रेशर पे होंगे। हाँ, ऐसा प्रेशर नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने का प्रेशर आपके ऊपर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। तो नेक्स्ट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड कंटेनर। हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो इसमें आपके पास एक कंटेनर होगा, ये कंटेनर सॉलिड कंटेनर है और इसका आपको वॉल्यूम एक्सपेंशन का कोफिशिएंट गामा एस दिया हुआ है। इसमें हम बिल्कुल एक इस तरह से कुछ लिक्विड ले लेते हैं बेटा। ठीक है, अभी मैं दोनों को इक्वल नहीं ले रहा हूं, तो अब जरा समझिएगा। चलिए इक्वल ले लेते हैं, यहां लीजिए, पूरा कंप्लीटली फिल कर देते हैं अभी। ओके, ये लीजिए, पूरा कंप्लीटली फिल कर दिया। ठीक है, अब V सॉलिड इज इक्वल टू V लिक्विड हो जाएगा। ये मेरा टेम्परेचर T पे दिया हुआ है। अब क्या किया मैंने, टेम्परेचर डेल्टा T इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, जैसे ही मैं डेल्टा T टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, क्या होगा, देखिए, V सॉलिड डैश कर दे रहा हूं मैं से, ठीक है, ये डेल्टा T टेम्परेचर पे निकाल रहा हूं, ये मेरा हो जाएगा V सॉलिड 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा T। इसी तरह से अगर मैं बात करूंगा V लिक्विड डैश, तो ये मेरा हो जाएगा VL 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा T। इज इट क्लियर?
अब जरा दोनों का डिफरेंस देखते हैं, वी सॉलिड डैश माइनस, या डिफरेंस लिख लीजिए, डिफरेंस वी लिक्विड डैश। ठीक है, हाँ, एक चीज हमने ले ली थी यहां पे, वी एस इज इक्वल टू वी एल इज इक्वल टू वी। ये स्पेशल केस है, आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, तो आप अलग अलग वॉल्यूम दिया तो अलग अलग वॉल्यूम ले लीजिएगा। यहां पर मैंने वी ले लिया, तो ये मेरे पास कितना आ गया बेटा, वी गामा सॉलिड डिफरेंस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी। ये दोनों वॉल्यूम में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, दोनों वॉल्यूम में ये डिफरेंस आ रहा है। तो वी गामा सॉलिड माइनस गामा लिक्विड इंटू डेल्टा टी। अब इसको आप कहते हैं गामा एपरेंट, इतना ही आपको अपेयर होता है बेटा, दिस इज गामा एपरेंट, फाइन। अब जब आप गामा एपरेंट को देखें, अगर आपका गामा सॉलिड गामा लिक्विड से बड़ा है, बहुत ध्यान से समझिए, गामा सॉलिड गामा लिक्विड से बड़ा है, यानी सॉलिड का एक्सपेंशन लिक्विड के एक्सपेंशन से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा कि मेरे पास मेरा जो लिक्विड है वो रिड्यूस कर गया। इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ जी। तो एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होगा, लिक्विड का लेवल जो है वो डाउन आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही अगर गामा सॉलिड इज इक्वल टू गामा लिक्विड होगा, यानी गामा एपरेंट 0 हो गया, तो आपको क्या दिखेगा, नो चेंज। क्लियर? और इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं कि गामा सॉलिड इज लेस देन गामा लिक्विड, तो क्या होगा, लिक्विड बाहर आ जाएगा, लिक्विड स्पिल आउट। इस पे जनरली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, कितना लिक्विड बाहर आएगा, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड के केस में, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पिल आउट is V gamma liquid minus gamma solid into delta T, because gamma liquid gamma solid से बड़ा है। ये आपका सीधे सीधे आंसर आ जाता है, बिल्कुल इसे नोट कीजिए। फिर कितने हो गए हमारे, 8 हो गए, नहीं सॉरी, अभी तो 6 हुए, फाइन, तो अभी 3 और देखने हैं। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो आपकी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, वो आपको मिल सकता है अपथ्रस्ट पे बेटा, अपथ्रस्ट पे, ठीक है। अब अपथ्रस्ट अगर आपको याद हो, जब भी आप किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डालते थे, ये लीजिए, चलिए दिखा देते हैं आपको, ठीक है। अब इसमें आपने किसी सॉलिड को डिप कर दिया, तो बेटा आपको याद होगा अपथ्रस्ट क्या था, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, आप रो भी लिख सकते हैं, इनटू जी। ये समझ में आया? अच्छा, यहां पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो जाएगा। क्यों? अरे यार, कंप्लीटली डिप है, तो जितना सॉलिड का वॉल्यूम होगा उतना ही तो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं कहूं कि मैं आपसे कह रहा हूं एफ अपथ्रस्ट, एफ अपथ्रस्ट इज वी नॉट रो नॉट, या रो लिक्विड लिख दूं, ओके, ये हो गया, ठीक है। हाँ, अब मैंने एफ अपथ्रस्ट लिखा, ये तो मेरा था टी टेम्परेचर पर, अब मैंने टी प्लस डेल्टा टी पे लिखना है। तो जरा सोचो यार कि क्या क्या चेंज हुआ होगा। ओके, डी लिक्विड लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम बेटा, ये लो, रो लिख लो, डी लिख लो, बात एक ही है ना।
ये लो डी लिक्विड लिख लो। हाँ, मैं तो दोनों यूज होते हैं ना, तो मैं तो दोनों में से कुछ भी लिखा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डी लिक्विड लिखा था, यहाँ भी डी लिक्विड लिख लीजिए। तो एफ अपथ्रस्ट क्या हो जाएगा? वी नॉट 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी। ध्यान रखना, ये समझ में आया? यहां गामा सॉलिड क्यों लिया? बिकॉज मेरा जो सॉलिड है उसका एक्सपेंशन होगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। चलिए, डिवाइडेड बाय एक मिनट, डी लिक्विड को क्या लिख दें? हाँ, डी लिक्विड 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी इंटू जी। हाँ, ये अभी मैंने आपको डेंसिटी वाली चीज ऊपर लिखाई थी, ठीक है? ओके, अब अगर आप देखें तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? सिंपली मैं लिख सकता हूं एफ अपथ्रस्ट एट टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ थ्रस्ट अपथ्रस्ट एट टी, ठीक है? और यहां पे जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा? 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, ठीक है? तो आपसे कई बार रेशियो पूछा जा सकता है, एफ टी प्लस डेल्टा टी अपथ्रस्ट का रेशियो डिवाइडेड बाय एफ टी, तो आप सिंपली लिख सकते हैं 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। ये आपका रेशियो आ जाता है बेटा। हाँ, अब ये अगर आपका रेशियो आया तो यहां पे डिपेंड करेगा गामा सॉलिड एंड गामा लिक्विड पे। क्लियर? बिल्कुल, आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है। इफ गामा सॉलिड इज ग्रेटर देन गामा लिक्विड और इफ गामा सॉलिड इज इक्वल टू गामा लिक्विड, अलग अलग कंडीशन, 3 कंडीशन दी जा सकती है आपको, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है। गामा सॉलिड इज इक्वल टू गामा लिक्विड, गामा सॉलिड ग्रेटर देन गामा लिक्विड, कुछ भी हो सकते हैं ना कंडीशन, गामा सॉलिड इज लेस देन गामा लिक्विड। तीनों केस में आपको देखना है कि एफ अपथ्रस्ट टेम्परेचर इंक्रीज के साथ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या सेम रहेगा। फाइन? तो कुछ रटना नहीं है, कॉमन सेंस यूज करना है। 8th टाइप का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें आपको बेटा 2 लेंथ दी होंगी। हाँ, ये रॉड है आपकी L1 और इसका थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन α1 दिया हुआ है। इसी तरह से एक और रॉड दी हुई है आपको L2 और इसका दिया हुआ है α2। फाइन? अब वो आपसे कुछ कंडीशन कहेगा। ये आपको दोनों दिए गए हैं एट टेम्परेचर T, ठीक? तो वो आपसे पूछ सकता है T प्लस डेल्टा टी पे दोनों का सम क्या होगा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है? तो आप देखिए L1 आप निकालेंगे T प्लस डेल्टा टी पे, तो वो आपका आ जाएगा L1 1 प्लस α1 डेल्टा टी। ये समझ में आया? बिल्कुल इसी तरह से L2 निकालेंगे T प्लस डेल्टा टी। मैं पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। हाँ, अब ये तो बेसिक हो गया बिल्कुल। अब क्वेश्चन यहां से बनेगा, ठीक है? वो क्वेश्चन किस तरह से दे सकता है? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आए हुए हैं, फिर से आ सकते हैं। वो कहेगा सम ऑफ लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप सम ऑफ लेंथ लिखेंगे तो सम ऑफ लेंथ क्या हो जाएगी? L1 1 प्लस α1 डेल्टा टी प्लस L2 1 प्लस α2 डेल्टा टी। ये आया, ठीक है? इसको आप क्या लिख सकते हैं? L1 प्लस L2 प्लस L1 α1 प्लस L2 α2 डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए रीअरेंज करके ये मेरा आ गया L1 प्लस L2। क्यों? बिकॉज ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट ही नहीं है। तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो ये वाला टर्म है ना, डेल्टा टी वाला टर्म, अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंस है तो ये वाले टर्म को 0 होना चाहिए। तो यहां से आपका आ जाएगा L1 α1 प्लस L2 α2 इज इक्वल टू 0, ठीक है?
मैंने आपको सम के लिए बताया, ये क्वेश्चन आपके डिफरेंस के लिए आ सकता है। हाँ, सम की जगह यहां पे क्या कह देगा, डिफरेंस ऑफ लेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो वहां पे L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए। तो 8 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने देख लिए, और लास्ट जो क्वेश्चन है वो आता है बेटा बायमेटालिक स्ट्रिप पे। हाँ जी, लास्ट जो क्वेश्चन आपको मिल सकता है बायमेटालिक स्ट्रिप पे मिल सकता है। तो बायमेटालिक स्ट्रिप पे अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उस पे सपोज आपके पास एक ये स्ट्रिप दी हुई है, एक और स्ट्रिप दी हुई है, एक मिनट, हाँ जी, दो स्ट्रिप जो हैं जिनकी लेंथ एग्जैक्टली सेम है L, फाइन। बस ये मटेरियल डिफरेंट है, तो यहां पे अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। चलिए और क्लियरिटी के लिए मैं इसको अल्फा कॉपर कर देता हूं, इसको अल्फा टंगस्टन कर देता हूं। ठीक है, और अल्फा कॉपर की वैल्यू आपको दे देता हूं। अल्फा कॉपर जो है वो आपका होगा 1.7 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सी, और अल्फा टंगस्टन भी आपको दे देते हैं, दैट इज 0.4 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सी। ऐसी वैल्यूज आपको कुछ दी होंगी, क्लियर है? मान लीजिए ये वैल्यूज है। तो इनिशियली दोनों की लेंथ बिल्कुल बराबर थी बेटा। हाँ, मैं कोशिश करता हूं अगर ये बराबर हो जाए तो, थोड़ी सी दिख नहीं रही है बट मान लीजिए ये बराबर है। चलिए इसको कर लेते हैं, ये लीजिए बराबर हो गई, फाइन, ओके। अब क्या होगा, जब आप टेम्परेचर को रेज करेंगे, लेट से आपने टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज कर दिया, जो भी टेम्परेचर था जब इनकी लेंथ सेम थी वहां से आपने इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक। और आपसे कहा गया है कि ये वाली जो जॉइंट है ये आपने वेल्ड कर दिया है, फाइन। तो अब कॉपर की लेंथ में ज्यादा इंक्रीज होगा और टंगस्टन की लेंथ में कम, तो ये आपकी क्या करेगी, ये बेंड हो जाएगी इस तरह से। अब जरा सी समझिएगा, जब ये बेंड होगी तो ये आपका सेंटर होगा, ये आपका कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है। जहां पे इनका जॉइंट है ना, ये इसका कहलाएगा आर एवरेज। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां पे थिकनेस आपको जनरली सेम दी होगी, अदरवाइज ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मैं मेथड आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा, अगर अलग अलग दिया हो तब भी आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आप इस लेंथ को लेंगे, ये एवरेज लेंथ होगी कॉपर की और ये एवरेज लेंथ होगी टंगस्टन की, ठीक है। हाँ जी, मैं आपको ये लेंथ दिखा रहा हूं, एक मिनट, ब्लू कलर से। ये तो ये लेंथ आपकी क्या आएगी पता है आपको, R प्लस T/2 इंटू 5। समझ में आया? आर्क लेंथ इंटू रेडियस, ये T/2 है बेटा, ठीक है। आर एवरेज कर लीजिए इसको, कोई बात नहीं, आर एवरेज कर लीजिए, ठीक है। ये मेरी आई लेंथ ऑफ कॉपर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, L0 1 प्लस एल्फा कॉपर डेल्टा टी। बिल्कुल इसी तरह से आर एवरेज माइनस T/2 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू L0 1 प्लस एल्फा टंगस्टन डेल्टा टी, ये लिख सकता हूं बेटा। अगर आप दोनों को डिवाइड कर देंगे ना तो 5 और L0 कैंसिल हो जाएगा, आपका सीधे सीधे कुछ रिलेशनशिप आ जाएगी, क्लियर? हाँ, एक तो आपका यहां से काम चल जाएगा, बट जनरली जेई मेंस में इतने हैवी क्वेश्चंस नहीं मिलते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं दे सकता, दे सकता है, एक क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, बट कई बार क्वेश्चन इसको सॉल्व अगर आप करें और अप्रोक्सीमेशन ले लें तो ये आपका बन जाता है T बाय एल्फा कॉपर माइनस एल्फा टंगस्टन इंटू डेल्टा टी। ओके, इसको ना यहां पे प्रोपोर्शनल कर दीजिए। हाँ जी, तो ये जो आपका रेडियस, एवरेज रेडियस है, इसको आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं। जितना ज्यादा दोनों मटेरियल के बीच
अल्फा में डिफरेंस होगा उतना आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाएगा, यानी उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। लेस कर्वेचर, हाँ जी, लेस कर्वेचर समझ रहे हैं, कर्वेचर कम होना यानी रेडियस कम होना, इसका मतलब मोर बेंडिंग। हाँ, कई बार क्या होता है कि हम सब कुछ सही निकालते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर देते हैं। तो ये आपके 9 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है कैलोरीमेट्री। ठीक है, इसमें बेटा फर्स्ट टर्म जो है वो है हीट कैपेसिटी। हाँ, आधा खेल तो इन्हीं से हो जाता है। हीट कैपेसिटी, इसको जनरली हम नोट करते हैं कैपिटल एस के साथ, और ये हमारी होती है डी क्यू बाई डी टी। हाँ, यहाँ पे टी जो है वो टेम्परेचर है और क्यू जो है वो एनर्जी है या हीट आप कह सकते हैं। फाइन, और इसकी यूनिट आपकी हो जाएगी जूल पर केल्विन। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कैलोरीमेट्री की बात होती है तो सीजीएस यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चन बड़ी आराम से सॉल्व होते हैं। तो ये जब क्वेश्चन देखेंगे तब ध्यान रखेंगे कि हम सीजीएस यूनिट में भी सॉल्व कर सकते हैं, सारी यूनिट को सीजीएस में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, ओके। तो ये हीट कैपेसिटी होगी। इसके बाद एक टर्म आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये आपका होता है स्मॉल एस, एंड दैट इज 1/m dq by dt। फाइन, ये है आपका जूल, एसआई यूनिट जूल पर केजी पर केल्विन, बट फिर से सीजीएस यूनिट यूज हो रही होगी। क्लियर? अच्छा, इसके बाद एक और टर्म जनरली ये गैसेस के लिए आता है, दैट इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये इसको C से जनरली डिनोट करते हैं गैस के लिए, और ये आपकी होती है 1/n dq by dt। क्लियर है? हाँ, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स n है तो ये पर मोल आ गया ना, dq by dt पर मोल। तो हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल टेम्परेचर बाय 1 डिग्री केल्विन, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ओके, तो यहां पे आपका मोलर मास बाय मास ऑफ गैस इनटू dq by dt ये आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब देखिए, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हाँ, इससे एक चीज आएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इनके बीच रिलेशन क्या आएगा देखिए। तो यहां पे लिख लीजिएगा बेटा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं बेटा, m 1/m dq by dt। तो ये आपकी हो जाती है C बाय कैपिटल M। तो मोलर मास से अगर आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिवाइड कर देंगे तो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाती। समझ में आया? इस पे बहुत क्वेश्चन मिल रहे हैं इधर। हाँ, जनरली क्या होता है, जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ध्यान रहता है गैसेस के लिए। जनरली पूरे जो आप थर्मोडायनेमिक्स में क्वेश्चन करते हैं वहां पे आप सी जो लेते हैं वो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चल रही होती है। यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ये सी बाय कैपिटल एम, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि क्या पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन में। फाइन, अब एक चीज, whenever there is temperature change in a body or substance, जो भी आपको दिया हुआ है, लिक्विड भी दे सकते हैं, ठीक है, in a body or substance, तो जो आपका फॉर्मूला लगता है dq is equal to ms dt। क्लियर? हाँ, या आप इसे कह सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ms dt। ये आपकी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। इस पे कई बार क्वेश्चन मिले हैं जब आपको S एज अ फंक्शन ऑफ T दिया हो,
यानी एस आपको वेरिएबल दिया हो, ठीक है, ये एस जो है ये मान लीजिए आपको ए प्लस बी टी दे दिया, क्लियर। तो आप डेल्टा क्यू आपसे पूछेगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम कांस्टेंट ए प्लस बी टी डी टी, और टेम्परेचर आपको दिया होगा T1 से T2, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत बार पूछा गया है, चांसेस हैं आने के, क्लियर, ओके। तो ये आपके क्वेश्चन बनते हैं किसके, जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक। अब भाई जब टेम्परेचर चेंज करते रहते, इंक्रीज करते रहते, इंक्रीज करते रहते, तो एक बार ऐसा आता है कि आपकी चेंज ऑफ स्टेट होने लगती है, चेंज ऑफ स्टेट या फेज चेंज कहते हैं, ठीक है। तो इस केस में नो टेम्परेचर चेंज, जब भी आपका फेज चेंज होता है तो आपको पता है कि कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो भाई क्या चेंज हो जाता है, फिर फेज चेंज हो जाता है, और फॉर्मूला आपका आता है Q इज इक्वल टू M इंटू L, फाइन, वेयर L इज स्पेसिफिक लेटेंट हीट, या लेटेंट हीट खाली बोल देते हैं, वैसे तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है प्रॉपर नाम, बट हो सकता है कई बार क्वेश्चंस में खाली लेटेंट हीट लिखा हो, लेटेंट हीट एक्चुअली Q है, ठीक है। तो ये डिपेंड करती है आपकी कि कहां पे फेस चेंज हो रहा है। तो दो टाइप की होगी, एक होगी LF और एक होगी LV। ये है फ्रीजिंग या मेल्टिंग पॉइंट पे, और ये है आपकी वेपराइजेशन, ठीक है, ओके। अब आपको याद रखना है फॉर वाटर, पूछा तो किसी के लिए भी जा सकता है, बट जनरली वाटर की तो आपको याद रखनी है। LF जो है वो आपकी होती है 540 कैलोरी पर ग्राम, और ये एक मिनट उल्टा कर दिया, फ्रीजिंग की होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, और वेपराइजेशन है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब क्या है, 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको 80 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है। सिमिलरली 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए कितने टेम्परेचर पर, 100 डिग्री सी पे आपको 540 कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, 540, फाइन। हाँ एक मिनट, हाँ इसको ढंग से लिख लीजिए बेटा, ओके। ये है बेटा मेरे पास 540 कैलोरी, 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सी को 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सी में कन्वर्ट करने के लिए 540 कैलोरी चाहिए होती है, क्लियर है। हाँ, और एक और चीज थी, ध्यान रखिएगा बेटा, dQ बाई dt, ये एक टर्म होगा आपका, इसको कहते हैं हीट करंट। हीट करंट, या ये आपकी पावर भी है बेटा, हाँ ये क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये पावर भी है, ठीक है, अलग अलग नामों से बुलाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब एक फॉर्मूला आपको यूज करना है, dQ बाई dt, दैट इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी कहते हैं, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। इसको आप लिखेंगे ms dt बाई dt, ये t है बेटा, सॉरी ये स्मॉल t है, ठीक है। हाँ ये आपका क्या है समझिए, m मास है, s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और dt बाई dt जो है ये है आपका रेट ऑफ हीटिंग, क्लियर। इस रेट पे, या रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज भी आप लिख सकते हैं इसको, ओके। और दूसरा फॉर्मूला लगता है dQ बाई dt इज इक्वल टू LdM बाई dt, ये जब फेज चेंज हो रहा होता है तब लगता है,
तो यहां पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू, ये डीएम बाई डी टी क्या है बेटा? ये है रेट ऑफ मास ट्रांसफर. दिस इज रेट ऑफ मास ट्रांसफर. ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, क्वेश्चंस आपको कराएंगे जब आगे पढ़ेंगे, बट अभी इसको नोट कर लीजिए. ठीक है, हाँ, क्वेश्चंस जब मिलेंगे तो इसको लगा के सॉल्व करेंगे. अब बेटा जितने भी आपके कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस होंगे उसमें एक आपको दिया जाता है कैलोरीमीटर. कैलोरीमीटर, ठीक है. अब कैलोरीमीटर अगर मैं आपको दिखाऊं तो जनरली ये बेटा इस तरह से कॉपर का बना हुआ होता है. ये आपका कॉपर का है और लेट से इसमें आपने कुछ वाटर वगैरह डाला हुआ है, ठीक, और आपका टेम्परेचर टी है, टी डिग्री है. क्लियर? तो वाटर का टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर इज इक्वल टू टी नॉट हो जाएगा, या टी डिग्री जो भी आपको दिया हुआ है. समझ में आ रहा है? हाँ. और सपोज इसमें आपका टेम्परेचर में डेल्टा टी चेंज हुआ, इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, तो दोनों का टेम्परेचर चेंज होगा, वाटर का भी होगा और कैलोरीमीटर का भी. समझ में आ रहा है? अब अगर आप देखें तो यहां पे आपके पास एक्चुअल में जो Q चाहिए होगी डेल्टा टी टेम्परेचर रेस करने के लिए, वो क्या आएगी? मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा टी प्लस मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी. तो अगर आपको कैलोरीमीटर का मास दिया गया है और स्पेसिफिक हीट दी गई है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा. ठीक है, दोनों का टेम्परेचर चेंज हो रहा है. अच्छा, कई बार ये नहीं दिया होता, क्या दे देते हैं? इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर, कुछ इस तरह से लिख देते हैं. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों, यहां पर आप कॉपर की जगह हाँ क्या ले लें? सीएम इज कैलोरीमीटर बेटा, सीएम इज कैलोरीमीटर. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया सीएम. सॉरी सॉरी सॉरी, सीएम मैंने कैलोरीमीटर लिख दिया ना. हाँ, कॉपर कर सकते हैं आप, कॉपर कर सकते हैं उसे. भाई ये कॉपर है ना, इसका भी तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है. तो इक्विवेलेंट मास जब दिया होगा तो आप क्या करेंगे? देखिए, मान लीजिए मैंने आपको दिया कि एम डैश जो है वो कॉपर कैलोरीमीटर का इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है. ठीक है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, जब मैं दोनों को लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा मास ऑफ वाटर प्लस एम डैश इंटू एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी. ये मेरा क्यू आ गया. कहानी समझ में आई? वो इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या है कि अगर मेरा कॉपर जो है या कैलोरीमीटर जो है वो अगर वाटर के इक्विवेलेंट हो तो वो कितना मास है. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एम कैलोरीमीटर इंटू एस कैलोरीमीटर इज इक्वल टू एम डैश इंटू एस वाटर. ये आपका, हाँ, इसमें एम डैश आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर, इक्विवेलेंट मास ऑफ कैलोरीमीटर एज वाटर ना. समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल. कैलोरीमीटर के इक्विवेलेंट कितना वाटर आपको चाहिए होगा, ये कॉन्सेप्ट है. इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं खूब सारे. तो बहुत आसान सी चीज है, आपको क्या करना है, जो भी मास इक्विवेलेंट दिया हुआ है उसको वाटर के साथ ऐड कर दीजिए और टोटल वाटर बढ़ के मिल जाएगा. और फिर उसको वाटर की तरह ट्रीट कर दीजिए. आपको कॉपर की स्पेसिफिक हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ठीक है, ओके. और यहां पे जितने भी क्वेश्चन कैलोरीमीटर में होंगे वहां पर आपका जो प्रिंसिपल लगेगा वो आपका होगा हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है.
कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं। हाँ जी, तो कोई हीट लॉस भी नहीं है, तो नो हीट लॉस, कैलोरीमीटर में कोई हीट लॉस नहीं होता। तो एक बॉडी, मान लीजिए आपने आइस और वाटर को मिक्स कर दिया, यहां पे मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे पास वाटर है और इसमें मैंने आइस डाल दी, तो ये मेरे पास आइस आ गई बेटा। फाइन, ये हमारी आइस दिखाई गई है हमें। तो आइस क्या करेगी? आइस गेन करेगी हीट को और वाटर में लॉस होगा हीट का। समझ में आ रहा है? हाँ, और अगर मैं इसे कैलोरीमीटर में बंद कर दूं तो बाहर कहीं एनर्जी नहीं जाएगी, सबकी सब यहां पे आपस में एक्सचेंज होगी, तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे आपके सारे के सारे। नेक्स्ट बेटा जो है वो हीट ट्रांसफर पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, और इसमें जो फर्स्ट है वो है आपका कंडक्शन। और मुझे लगता है कि इस बार कंडक्शन कन्वेक्शन में से मिलना चाहिए आपको, ठीक है? तो सपोज हमारे पास कोई रॉड है, ये हमारी रॉड है, इन लेट से इसके एक एंड पे टेम्परेचर TH और दूसरे एंड पे TL, आप T1 T2 भी ले सकते हैं, और हमने इसे इंसुलेट कर दिया है, यानी सराउंडिंग से कहीं भी हमारा एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है? तो क्या होगा, यहां से एनर्जी इधर की ओर फ्लो करने लगती है। हाँ जी, तो आपकी एनर्जी इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी, इसको आप कहते हैं हीट करेंट, कुछ रेट होगा इसका। फाइन, और इसमें एक टर्म यूज में आता है दैट इज नोन एज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि आपका जो dt/dx है, इसको क्या कहते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट ये आपकी कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब समझिएगा, मान लीजिए मैंने आपसे कहा यहां पे मेरे पास टेम्परेचर TH है और यहां पे मेरे पास टेम्परेचर TL है। फाइन, तो मेरे पास जो टेम्परेचर होगा वो इस तरह से वेरी करेगा मेरी पूरी रॉड पे। ये 0 हो गया, ये L हो गया। फाइन, अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं तो मिड पॉइंट पे टेम्परेचर TH प्लस TL/2 लीनियरली वेरी कर रहा होगा, ये मिड पॉइंट L/2 पे टेम्परेचर आ गया। क्लियर है? ये कब होगा? जब आपको कहा जाए स्टेडी स्टेट, और जनरली इस पे क्वेश्चन स्टेडी स्टेट के ही पूछे जाएंगे और कभी आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब यहां पर, हाँ जी, हमने अभी पढ़ा था हीट करंट। हीट करंट जो है वो H है, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये हीट नहीं है, ये हीट करंट है। दैट इज dQ/dt, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस KA/dt/dx। हाँ, यहां पे K जो है वो है आपकी थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, A जो है वो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है? एंड dt/dx जो है, dt/dx दैट इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट। और ये जो माइनस साइन आया है, ये इसलिए आया बिकॉज आगे बढ़ने के साथ आपकी टेम्परेचर में रिडक्शन हो रहा है। लेंथ के साथ जब आप आगे मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो आपकी टेम्परेचर ग्रेडियंट नेगेटिव है, इसलिए ये आया। फाइन, इसको आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं H, या इसे आप ΔQ/ΔT ऐसे लिख सकते हैं। फाइन, दैट इज इक्वल टू KA/TH माइनस TL अपॉन L। हाँ जी, क्लियर? यहां पर एक टर्म आता है बेटा, R थर्मल। ये सबको याद आ गया होगा, दैट इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस। तो ये बिल्कुल जैसे हमने करंट वाला क्वेश्चन किए थे ना, सीरीज पैरेलल वाले, बिल्कुल उस तरह से होता है। तो R थर्मल इज
L बाय के ए। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में याद हो, R इज इक्वल टू रो L बाय ए पढ़ा था हमने। हाँ, 10 से ही पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक, तो यहां रो जो थी वो रजिस्टिविटी थी, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, बस के कंडक्टिविटी। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कई बार आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको दिया होगा इस तरह से रॉड्स दी होंगी, ठीक है, और इनको जो है इंसुलेट किया होगा। मतलब इंसुलेट करने का मतलब उनके सराउंडिंग साइड से कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एनर्जी कहां जा रही होगी? सारी की सारी एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है। क्लियर है? तो अब अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए ये मेरे पास R1 है, ये R2 है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया मेरा? सीरीज कॉम्बिनेशन। फाइन। तो R1 प्लस R2 इज R टोटल। कई बार ये पूछा जा सकता है, तो आप अलग अलग निकाल लीजिए। इसका A1 एरिया होगा, इसकी L1 लेंथ होगी, K1 दिया हुआ है, यहाँ पे L2 लेंथ होगी, यहाँ पे A2 होगा। ठीक है, बिल्कुल आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हैं। कई बार इसमें पूछा जाता है टी जंक्शन, तो ये सॉल्व करने का एक बहुत आसान सा तरीका बताऊं। मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है टी हाई, ये आपको दिया हुआ है टी लो। क्लियर? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टी हाई माइनस टी जंक्शन अपॉन R1, ये क्या हो गया? करंट। ये देखो ना, ये देखो, ये लिखा है टी एच माइनस टी एल, 2 पॉइंट के बीच का, और ये L बाय के आपका R1 हो गया। ठीक है, ओके, दैट इज इक्वल टू टी जे माइनस टी एल बाय R2। ये मैंने क्या किया? सीरीज में करंट सेम होती है वो अप्लाई कर दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? वेरी गुड। आप देखिए ऐसी ही कंडीशन इस तरह से मिल सकती है आपको। ठीक, हाँ, यहां पे आपको T1 दिया, यहां पे T2 दिया, यहां पे T3 दिया, ये T जंक्शन है। लेट से ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3। क्लियर है? तो आप कहेंगे यहां से जो करंट जा रही है वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये I1 I2 और इधर I। ये तो होता है। हाँ, वो फिजिक्स में पढ़ा था ना, किरचॉफ में जंक्शन लॉ। बिल्कुल सही बात है। तो जंक्शन लॉ यहां पे लगा देंगे, हम कहेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, I की वैल्यू क्या होगी? T1 माइनस T जंक्शन डिवाइडेड बाय R1, that is equal to T junction minus T2 upon R2, and that is plus T junction minus T3 upon R। और R1 की वैल्यू आपको पता है L1 बाय K1 A1, R2 की वैल्यू L2 बाय K2 A2। जनरली क्या करते हैं, या तो K सेम दे देते हैं या एरिया सेम दे देते हैं, कुछ ना कुछ जिससे आपकी कैलकुलेशन कम हो। मैंने बिल्कुल जनरलाइज आपको लिखाया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है।